नमस्कार मित्रों, विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान केंद्र कानपुर में आपका स्वागत है। जैसा कि हम आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं, हमने त्रिदोष विज्ञान के बाद हमने ऋतुचर्या और ऋतुचर्या के बाद जो शरीर के वेग होते हैं, शरीर के वेगों को अगर रोका जाता है, शरीर के अगर वेग शरीर में रोक लिए जाएं तो हमारे शरीर की जो 5 प्रकार की वायु होती हैं वो क्रमशः विफल हो जाती हैं अपने कर्म से, जो कि अधोवायु है, मल है, मूत्र है, जम्हाई है, छींक है, डकार है, वमन है, शुक्र है, भूख है, प्यास है, श्वास है, नींद है। ये 13 प्रकार के वेग कहीं ना कहीं से हमें परेशान करते रहते हैं। तो चलते हैं आगे। हम वेगों को धारण करने की जो भी परेशानियां अपने शरीर में आती हैं वो हम आप तक शेयर कर चुके हैं, लेकिन आगे चलते हैं कि अगर हम अधोवायु यानी अपान वायु को शरीर में धारण करते हैं, अगर अपान वायु को हम शरीर में धारण करते हैं तो सबसे पहला जो लक्षण शरीर बताता है, सबसे पहले हमारे पैर की पिंडलियों घुटने से नीचे का जो बैक साइड का भाग है उसे पिंडली कहा गया है। तो पिंडलियों में दर्द होना, क्रैम्प्स आना, ये दर्द होना ये इस बात का सूचक है कि कहीं ना कहीं से आपकी अधोवायु, अपान वायु शरीर में रुक रही है और कहीं ना कहीं से रोग पैदा करने का कारण बन रही है। पेड़ों में दर्द होगा, हमारे जननांग यानी कि पेल्विक एरिया में कंप्रेशन महसूस होगा, दर्द महसूस होगा, बड़ी जकड़न जैसी महसूस होगी, रुक रुक कर के पेशाब आएगा। अगर आपने अपान दोष को बहुत दिनों तक कंटिन्यू रखा है तो आपको बहुत देर तक आपको वेट करना पड़ेगा कि पेशाब धीरे धीरे शरीर से पास हो रही है। तो पेशाब का रुक रुक कर के आना। सर में दर्द, किसी व्यक्ति में हमने ये देखा है कि अगर उसे बहुत सारी दवाइयाँ खिलाई जाए, बहुत सारी दवाइयाँ खिलाने के बाद भी उसको लाभ नहीं मिल रहा है और सर दर्द उसका कंटिन्यू चल रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से उसके शरीर की जो अपान वायु है, जिसका स्थान रहने का मलाशय है, ये हमारे मल को बाहर ले जाने का काम करती है, शुक्र को बाहर ले जाने का काम करती है, हमारे गर्भ को बाहर ले जाने का काम करती है, पीरियड्स ले आने का काम करती है। तो ये जो अपान वायु के शरीर में काम है वो इन कामों में छूट कर देती है, यानी कि कर नहीं पाती, मजबूर हो जाती है। पेट फूलना, अनावश्यक पेट में अफारा जैसा बने रहेगा, सीने में जलन जैसी कंडीशन बनी रहेगी, कहीं ना कहीं से शरीर में बड़ा भारीपन बना रहेगा, थकान जैसी बनी रहेगी। पेट फूलना, पथरी, अगर आप मल के साथ मूत्र के वेग को रोकते हैं, यानी कि अपान वायु के साथ में मल वेग को भी रोकते हैं, साथ में आप मूत्र वेग को भी रोकते हैं, तो पथरी जैसी कंडीशन बन सकती है, क्योंकि पथरी रोग को भी अपान वायु का दोष माना गया है। तो पथरी भी हो सकती है। जोड़ों में दर्द भी हो सकता है, जोड़ों में दर्द आ जाएगा, आम शरीर में जन्म लेने लगेगा, कहीं ना कहीं से शरीर एसिडिक हो जाएगा, हमारी नस नाड़ियों में परेशानी आ जाएगी। तो किसी प्रकार की समस्या हमारे शरीर में आए उससे पहले हमको, जैसा कि आप समझ गए होंगे कि अपान वायु को अगर हम शरीर में धारण करते हैं तो कहीं ना कहीं से वो हमारे लिए बीमारी पैदा करती है। तो पथरी भी हो सकती है, जोड़ों में दर्द भी हो सकता है। अगर आप अपान वायु के साथ में मूत्र के वेग को रोकते हैं तो हमें टीबी होने की संभावना अत्यधिक मात्रा में बनी रहती है, क्योंकि शरीर का जो कचरा होता है वो फेफड़े में भी जाकर के जमा होता है, हमारी बॉडी के जॉइंट्स में भी जमा होता है। तो पेशाब के जो कंपोनेंट हैं वो सारे के सारे हमारे शरीर में जमा हो सकते हैं। फेफड़े के रोग भी हो सकते हैं। कैल्शियम शरीर में कहीं ना कहीं डिपॉजिट हो सकता है, क्योंकि प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा है, तो कैल्शियम रुकेगा, पथरी बनेगी। कहीं ऑक्जेलेट हमारे शरीर में रुकेगा, कैल्शियम से मिलेगा तो पथरी बना देगा। तो कई कारण हमारे शरीर में पैदा कर सकते हैं। तो शरीर में जिन्हें भी अगर शरीर में दिन प्रतिदिन रोग हमारे शरीर में आ रहे हैं तो उस व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं से हमारे शरीर में 13 वेगों के आधार पर कोई ना कोई एक वेग ऐसा है जिसे हम कंप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, और वो हमारे शरीर में उत्पन्न होकर के रोगों की उत्पत्ति कर रहा है। अब अगर आपने अपान वायु को रोका, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपान वायु को रोकते हैं, अब रोकते तो रहे हैं, गलती तो करते रहे हैं,
लेकिन अब उस गलती को कैसे सुधारें? अगर आपकी बॉडी में अपान वायु विकृत हो गई है तो आप हमसे जुड़ करके भी विमर्श कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं कि हमारे शरीर में अपान दोष बढ़ा है या घटा है। तो हम आपको समुचित जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। लेकिन अपान दोष को अगर शरीर में रोका जाता है, आप समझ रहे हैं कि मेरे शरीर में अपान वायु रुक रही है, जिससे ये कई प्रकार के कारण हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग देने का काम कर रही है, तो हमें सावधान हो जाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हमारे मल द्वार से हवा पास होती है या नहीं। अगर मल द्वार से हवा दिन में 3, 4, 5 बार पास नहीं होती है तो इसका तात्पर्य है कि आपकी जो अपान वायु है वो ऊर्ध्वगामी हो गई है। अब आपको नाभि के ऊपर के जितने रोग हैं वो सारे के सारे रोग ये अपान वायु हमें दे सकती है। अगर हमारे शरीर में अपान वायु बढ़ गई, ठीक है, मानते हैं कि हमारे शरीर में अपान वायु बढ़ गई है, दोषों का परीक्षण किया, नाड़ी का ध्यान किया गया, नाड़ी को देखा गया, नाड़ी परीक्षण किया गया, शरीर की अन्य परीक्षाएं की गई, इसके बाद अगर निष्कर्ष ये निकलता है कि शरीर का अपान वायु जो अपान दोष है वो विकृत है, तो इसको बैलेंस लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर अपान वायु हमारे शरीर में बैलेंस है तो हमें तैर करके नहाना चाहिए। यानी कि जहाँ जल भरा हो, जैसे नदी है, तालाब है, झरना है, तो हमें कूद करके नहाना चाहिए, तैर करके नहाना चाहिए। अगर हम तैर करके नहाएंगे तो शरीर में ठंडक बढ़ेगी और वायु जिन जिन स्थानों में रुकी होगी वो अपने स्थान की ओर भागेगी। अपने स्थान में जैसे ही पहुंचेगी तो अपने काम को करने के बाद उसके जो मार्ग हैं वो उस मार्ग की ओर बढ़ेगी। तो सर्वांग स्नान जिस समय हम नदी में करते हैं तो हमारे शरीर का विकृत कफ जो शरीर के किसी कोने में पड़ा है वहाँ बीमारी पैदा कर रहा है, तो वो पित्त भी अपने स्थान में आ जाता है, वो वायु भी अगर विकृत है तो अपने स्थान में आ जाती है। केवल एक चीज़ ऐसी है जिसे बाहर से अगर ठंडक दी जाती है, सर्वांग ठंडक दी जाती है, पूरे शरीर को जल में डुबोया जाता है, तो कफ एक ऐसा रोग है जो हमारे शरीर में जहाँ का तहाँ रुक जाता है, वहीं जम जाता है, क्लस्टर बनाता है और वहाँ की बीमारी पैदा करता है। नदी स्नान, तो नदी तालाब का स्नान सर्वोपरि माना जाता है। तैर करके स्नान करें, सर्वांग शरीर की मालिश हो जाएगी, सर्वांग शरीर का व्यायाम हो जाएगा। पूरे शरीर की तेल से मालिश करें। अगर आप दुबले पतले हैं तो आपको सरसों, तिल इत्यादि तेलों का सेवन करना चाहिए, शरीर में अभ्यंग करना चाहिए, मालिश करनी चाहिए। अगर आप मोटे हैं तो भी आप ये कर सकते हैं। लेकिन जो बहुत दुबले पतले, बहुत जीर्ण, जिनकी आंखें लाल बनी रहती हैं, होंठ सूखे बने रहते हैं, मुंह में बार बार छाले होते हैं, वो इन तेलों का त्याग करके नारियल के तेल का उपयोग करें मालिश के लिए, तो उनके लिए बहुत अच्छा यह ट्रीटमेंट हो जाएगा। 3 प्रकार की वस्ती क्रिया जो आयुर्वेद में बताई है, यदि आप हमारे कांटेक्ट में आते हैं तो वो तीनों प्रकार की वस्तियाँ, वस्ती चिकित्सा, वस्ती प्रणाली जो हमारे पंचकर्मा के अंतर्गत आती है, तो वो कैसे करना है वो हम आपको अवश्य ही बताएंगे। आप अपनी बीमारी हमसे शेयर करेंगे। भोजन के पहले एवं भोजन के बाद में एक विशेष ट्रीटमेंट हमारे आयुर्वेद में कहा है कि अगर हमारे शरीर में अधोवायु और मूत्र वेग एवं मल वेग को रोकने से जो जो बीमारियां पैदा हुई हैं, अगर हम भोजन से पहले और भोजन के बाद घृत का सेवन करते हैं, गुनगुने घृत का सेवन करते हैं, उसमें काली मिर्च का सेवन करते हैं, तो हमारे शरीर की जो वायु विकृत हो गई है, जो अपान दोष पैदा हो गया है, वो अपान दोष अपने स्थान में आकर के अपने कार्य को प्रारंभ कर देगा। घृत का पान करना चाहिए। पेशाब की सफाई, यानी कि अगर आपको पेशाब आती है तो आप तत्काल पेशाब जाएं। अगर आपको मोशन की हाजत हो रही है, यानी कि लैट्रिन जाने की इच्छा हो रही है, तो आप जाकर के पेट साफ करें। और इसके बाद ये जितने भी वेग शरीर के हैं, विशेष बात ये है कि आप हमारे बताए अनुसार मार्ग पर चल तो देंगे, लेकिन जितने भी शरीर के वेग हैं, अगर इन वेगों को धारण करने से हमारे शरीर में बीमारी आ गई है या बीमारी नहीं आई है, लेकिन शरीर की ठंडक की अवस्था में हम ये क्रियाएं नहीं करते हैं, यानी कि अगर हम पेशाब करके आते हैं, यूरिन पास करके आते हैं और हमें प्यास लगी है, तो हम 10, 15, 20 मिनट का वेट करेंगे, इसके बाद जल ग्रहण करेंगे। पेशाब करने के बाद
भोजन करने के तत्काल बाद, संसर्ग आदि क्रियाओं के तत्काल बाद, सो के जगने के तत्काल बाद, परिश्रम करने के तत्काल बाद, धूप से आने के तत्काल बाद, किसी भी प्रकार से, यानी कि शरीर परिश्रम में है, शरीर हमारा हीट है, शरीर हमारा गर्म है, तो ऐसी स्थिति में ठंडे जल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो कहने का तात्पर्य हमारा यही है कि इन दोषों को रोकने से जो बीमारी हमारे शरीर में आती हैं, अगर किसी तरह की बीमारी आती है, जैसे अगर आपको बार बार डकार आने की समस्या हो रही है, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि मेरे शरीर में अपान वायु बिगड़ गई है। अब अपान वायु बिगड़ने के कारण भी है, अगर हमको निरंतर कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज रहता है, तो भी हमारी वायु बिगड़ जाती है। अगर हमारे शरीर में एसिड की मात्रा अधिक है, मल हमारा चिपचिपा हो जाता है, सूख जाता है, तो कहीं ना कहीं से हमारे शरीर में अपान दोष बिगड़ जाता है। या अत्यधिक मात्रा में शरीर में जब गर्मी बढ़ जाती है, नमक एवं गर्मी के जितने भी द्रव्य हैं, उन द्रव्यों एवं आहार विहारों का हम अगर सेवन करते हैं, तो अत्यधिक मात्रा में अगर गर्मी बढ़ गई है, तो वो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं से हानिप्रद है और अनेक प्रकार के रोगों को देने के लिए समर्थ है। तो जब जब भी हमारे शरीर में रोग आए, जब जब भी हमारे शरीर में किसी प्रकार की रोग की एंट्री हो, तो उस बीच हमें ये देखना चाहिए कि हमने कल क्या खाया था, कल की हमारी आहार विहार शैली क्या थी, आखिर हमारे शरीर में ये दोष आया तो क्यों। विशेष बात आयुर्वेद में ये कही है कि जिस व्यक्ति ने अपने पाचन संस्थान का परीक्षण कर लिया, उसे डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी। अगर हमने पाचन संस्थान का आकलन कर लिया, समझ लिया कि आखिर हमारा पाचन संस्थान क्या कर रहा है, तो हमारे शरीर में रोगों की उत्पत्ति होना समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जितने भी रोग हैं वो सातों धातुओं के एक एक क्रम में दूषित होने के कारण हमारे शरीर में आते हैं। तीनों दोषों के दूषित होने के कारण हमारे शरीर में आते हैं। ऋतु के अनुसार, दिन के अनुसार, रात्रि के अनुसार अगर हम नियमों का पालन नहीं करते, आयुर्वेदिक दिनचर्या का सेवन नहीं करते, तो कहीं ना कहीं से ये रोग हमारे शरीर में आ जाते हैं। तो जब जब भी छोटी छोटी बीमारियां आएं, तो अपनी गलतियों का आकलन करें, अपनी गलतियों के विषय में सोचें। हमने सुबह क्या खाया था, दोपहर में क्या खाया है, शाम को हम क्या खा रहे हैं, एवं हमने कल क्या खाया था, हमने परिश्रम कैसा किया, हमारा पेट साफ हुआ कि नहीं हुआ, हमारा शरीर कैसा फील कर रहा है, यानी कि अच्छा सुखमय फील कर रहा है, या शरीर को किसी प्रकार का कोई कष्ट है। इन सब बातों को ध्यान में रख करके हम आयुर्वेद की एवं प्राकृतिक चिकित्सा की शैली अपना करके नाना प्रकार के विषम रोगों से बच सकते हैं। इसी आशा के साथ मुझे आशा है कि आप अवश्य ही हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एवं अपनी समस्याएं कमेंट के माध्यम से हमें शेयर करेंगे। विश्वास करते हैं कि आप सभी तक आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा की विशेष वो लॉजिकल टिप्स, जो लॉजिकल नियम हैं, जो हमारी ऋषियों ने हमें धरोहर के रूप में दिए हैं, वो हम इस चैनल के माध्यम से आप सब तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसी आशा के साथ आप हमारा समर्थन एवं सहयोग, हमारे चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें, शेयर करें और निरोगी जीवन व्यतीत करने की इस श्रृंखला में अपना परिश्रम, अपना सहयोग हमें प्रदान करें। इसी आशा के साथ विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान केंद्र कानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। जय आयुर्वेद, जय भारत माता।